Hello everyone, welcome back to Science Fusion. I am Shweta Sani and I hope you all are doing very well. आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे जो कि इजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें नई पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप साइंस फ्यूज़न पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स सभी को ये वीडियो शेयर करिए और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग वीडियो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इंट्रोडक्शन। As we know that animals are heterotrophic in their mode of nutrition. Animals जो होते हैं वो heterotrophic होते हैं obviously, ये तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। They cannot prepare their own food. They eat other plants or animals. Heterotrophic nutrition क्या होता है? जो animals या जो living organisms अपने food के लिए दूसरे animals पे या दूसरे plants पर depend होते हैं। ओके, एनिमल्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स फॉर फूड। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। फूड गिव्स अस न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस सो दैट आवर बॉडी मे गेट एनर्जी फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्टिविटीज़। फूड जो है हमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस देता है जिससे हमारी बॉडी को एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी मिल पाती है। फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। फूड जो है एक फ्यूल की तरह है जो हमारी बॉडी में एक तरीके से फ्यूल की तरह वर्क करता है। अब जैसे कार है, कार में अगर हम लोग फ्यूल नहीं डालेंगे तो क्या कार चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए या एक्टिविटीज़ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है एक प्रॉपर क्वांटिटी में। ठीक है ना, तो ये हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए फ्यूल। जैसे कि कार के लिए फ्यूल क्या है? पेट्रोल है या डीजल है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? फूड। ठीक है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी, कीप अस फिट एंड हेल्दी। फूड हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है और फूड हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आप लोगों को फूड की जितने भी फंक्शंस थे या फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों नेसेसरी है ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। The various processes involved in nutrition in animals are as follows. न्यूट्रिशन में जो अलग अलग तरीके की वेरियस प्रोसेसेस हैं एनिमल्स में वो क्या है? नंबर 1 इंजेशन, डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड नंबर 5 इजेशन। ये सारी प्रोसेसेस इसी सीक्वेंस में ही याद होनी चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले इंजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड इनटेक करता है या फूड लेता है, इन करता है, तो इसी से इंजेशन है। ठीक है ना, फिर होता है सेकंड डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? बॉडी जो है वो फूड को, जो खाया हुआ फूड है उसे क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है इनटू सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स या फिर सिंपलर न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, ब्रेक डाउन करती है। इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। ब्रेक डाउन क्यों करती है? जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। एक्चुअली ये क्या होता है, जो हम लोग फूड लेते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, जिससे बॉडी को पचा पाना या डाइजेस्ट कर पाना उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि डाइजेशन जो है थोड़ा सा ईजी हो सके। ठीक है, थर्ड है एब्जॉर्प्शन। अब वो जो सिंपलर और सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स थे फूड के, वो क्या करती है? बॉडी एब्जॉर्ब करती है आफ्टर डाइजेशन।
तो इसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। फिर एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो बॉडी यूटिलाइज करती है, एसिमिलेट करती है, तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। फिफ्थ जो है हमारा लास्ट इजेशन। इजेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो रिमूव किए जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, वो हमारी बॉडी एक्सटीरियर पार्ट्स के थ्रू एक्सपेल आउट कर देती है। इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। किसके फॉर्म में एक्सपेल आउट होता है? फीसेस के फॉर्म में। ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि फीसेस के फॉर्म में हमारा जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं, 5 स्टेप्स जो हैं हमारे न्यूट्रिशन के, एनिमल्स के न्यूट्रिशन के, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और ये 5 स्टेप आपको इसी सीक्वेंस में ही लर्न करने पड़ेंगे। ये नहीं आप ऊपर नीचे या जंबल कर दें इसको, ठीक है? सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा तो इनकी मीनिंग्स भी गड़बड़ा जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में आप लोग इसे लर्न करिएगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, अदरवाइज आप अगर प्रेफर कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एज योर विश। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का कौन सा टॉपिक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अमीबा। अमीबा जो है सबसे ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ये अपना फूड पार्टिकल जो है सेलुलर प्रोटीशंस के थ्रू लेता है, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स फीड के थ्रू ये अपना फूड लेता है। ठीक है, अमीबा। फिर आ जाते हैं मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर लाइक हाइड्रा, इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। अभी हम लोग पिक्चर्स के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है? फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसे हम टेंटिकल्स कहते हैं, और ये टेंटिकल्स के थ्रू प्रे को एक तरीके से कैच करने का काम करते हैं, और ये अपना फूड इस तरीके से लेते हैं। फ्रॉग जो है अपनी टंग से प्रे को कैच करते हैं। बटरफ्लाई अपनी फीडिंग ट्यूब से एक तरीके से फ्लावर्स का जो नेक्टर है वो सक करती है। बर्ड्स हैं वो, उनके हॉक्स इतने शार्प होते हैं, क्लॉज इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ पे बहुत इजीली ग्रिप बना लेते हैं, और जो भी उनका प्रे होता है उसको श्रेड करने के लिए, पीस में कन्वर्ट करने के लिए वो अपने क्लॉज और जॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा जिराफ। जिराफ जो है उसकी बहुत लंबी सी नेक होती है, लॉन्ग नेक होती है। एलिफेंट के पास ट्रंक होती है, तो ये लोग अपनी नेक और ट्रंक का यूज़ करके लंबे लंबे जो बड़े बड़े से ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस खाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग यूज़ है अपने बॉडी पार्ट्स का न्यूट्रिशन में। ठीक है ना? फिर है लास्ट, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। बहुत से एनिमल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में अपना फूड लेते हैं। तो ये जो सॉलिड फॉर्म में फूड लेने का प्रोसेस होता है, दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है या कौन सा न्यूट्रिशन कहलाता है? इट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है ना? इसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड्स के फॉर्म में फूड अपना लेते हैं। तो ये हो जाता है होलोजोइक। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया ना कि अलग अलग न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं। अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके सभी लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू समझ लेते हैं। जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है वही हम लोग पिक्चर्स के थ्रू भी समझ लेते हैं कि कैसे अमीबा, ये देखिए अमीबा जो है, ये अमीबा है, इधर हाइड्रा है। जिराफ जो है कैसे अपनी लॉन्ग टेल का यूज़ कर रहा है। बटरफ्लाई कैसे अपनी सक कर रही है अपने फीडिंग ट्यूब से। ठीक है, ये देखिए बर्ड्स की जो है हुक लाइक इनकी बीक है। एनिमल में एलिफेंट है, फ्रॉग है। ये सब पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सारे एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं। ठीक है ना? एलिफेंट जो है अपनी ट्रंक का यूज़ करके लंबे लंबे ब्रांचेस जो हैं ट्रीज की वो लेते हैं, और फ्रॉग का भी आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। ठीक है ना? तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब सबसे पहले हम लोग अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भी बढ़ेंगे। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water.
अमीबा ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जिसे हम बोलते हैं, और ये पॉन्ड वाटर में मिलते हैं। अमीबा इज़ कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप। अमीबा का कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये अपना शेप और पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बुक में अलग शेप का है, नेट पे अलग शेप का है, आप बनाते हो अलग शेप का, तो डेफिनेट शेप नहीं है। इट गिव्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फॉल्स फीट और सीडोपोडिया। इनमें एक फॉल्स फीट होता है, सीडोपोडिया होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं, जिससे कि ये अपना फूड को कैप्चर करते हैं। इट फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर। जो वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, उन पर ये फीड करते हैं, उनसे ये अपना फूड लेते हैं। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक इन्वॉल्विंग द स्टेप्स ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब अमीबा भी जो है वो कैसा न्यूट्रिशन फॉलो करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? इंजेशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, फूड को इनटेक करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना, और फिर इजेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सपेल आउट भी कर देना। तो ये जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं, ये याद रखिएगा, है ना। तो चलिए अब इन सभी स्टेप्स के बारे में भी एक बार हम लोग डायग्राम्स के थ्रू भी और थ्योरी के थ्रू भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये सारे स्टेप्स किस किस तरीके से वर्क करते हैं। और स्पेशली जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब कि जो सीडोपोडिया है, वो किस तरीके से मतलब हमारे जो अमीबा है वो किस तरीके से फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करती है और किस तरीके से फूड लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अमीबा सेंड आउट सीडोपोडिया टू इनगल्फ द प्रे। सीडोपोडिया यहाँ पर देख रहे हैं एक कैविटी बन जाती है, ठीक है, जहाँ पर भी फूड इसको दिखता है चारों तरफ, वहाँ पर उसके चारों तरफ एक फॉल्स कैविटी जैसे बना देते हैं। ठीक है, फिर इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, जैसे कि आप सेकंड स्टेप में देख रहे हैं इंजेशन में। इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और सिंपलर सब्सटेंस में क्या होता है? ब्रोकन डाउन भी होता है। फिर क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूज हो जाता है बॉडी के साइटोप्लाज्म में और बॉडी उसे यूज भी कर लेती है। फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अमीबा जो है एक्सपेल आउट कर देता है, जैसे कि लास्ट स्टेप में आप लोग देख रहे हैं। तो देखा आपने, सबसे पहले जो डायग्राम बना हुआ है उसमें क्या है? फूड ने कैविटी फॉर्म करी है, ठीक है। उसके बाद पूरी चारों तरफ से इंजेक्शन प्रोसेस में आप लोग देख रहे होंगे सेकेंड पिक्चर में, इंजेक्शन में, कि चारों तरफ से फूड को घेर लिया है और फिर एक कैविटी, फूड वैक्यूल कैविटी जो है वो डाइजेशन प्रोसेस में फॉर्म हुई है, एब्जॉर्प्शन में उसे एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेशन में उसे एसिमिलेट कर लिया और इजेशन में उसे एक्सपेल आउट भी कर दिया है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायग्राम और थ्योरी दोनों साथ में आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो ये अमीबा का न्यूट्रिशन है जो कि होलोजोइक होता है, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है ये हम लोग अभी ज़रा देख लेते हैं। आप लोग डायग्राम भी देखिए एक बार ज़रा अच्छे से। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज़ ऑल्सो होलोजोइक, जैसे कि अभी मैंने बताया ह्यूमंस में भी न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। द फूड ingested through the mouth passes through the number of organs in our body which constitute the alimentary canal or digestive tract. It is long tube starting from mouth to the anus. ठीक है ना। यहाँ पर जो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है किसी एक ऑर्गन से मिलकर नहीं, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, जो कि माउथ से शुरू होकर एनस तक आता है और एनस पर ख़त्म होता है। ठीक है ना। द एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव ग्लैंड इज कॉल्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल है मीन्स माउथ है, और कहाँ तक? डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों को मिलाकर पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं?
माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, पैनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, ये हम लोग आगे समझेंगे कि ये पैनक्रियाज, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इन दोनों को मिलाकर पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल बनता है। ठीक है ना। डायग्राम में आप लोग देखिए, सबसे पहले हमारा माउथ आता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सलाइवरी ग्लैंड लिखा हुआ है, और यहीं पर ऊपर माउथ भी होता है। फिर ये आप फूड पाइप देख रहे हैं, ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये होता है ईसोफेगस। ठीक है। फिर रेड कलर का लीवर है, स्टमक है, गैल ब्लैडर, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अपेंडिक्स और एनस, ये पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में भी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है ना। इन दोनों से मिलकर ही पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीथ एंड दियर टाइप्स, टीथ और उनके टाइप्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। फॉर टीयरिंग, कटिंग एंड चूइंग द फूड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। सबसे पहले हम लोग माउथ से ही ऑब्वियसली स्टार्ट कर रहे हैं, तो माउथ में हमारे सबसे पहले आते हैं टीथ। ठीक है, टीथ हमारे टीयरिंग, कटिंग और च्यूइंग, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। और टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। 4 इंसाइजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्री मोलर्स एंड 6 मोलर्स। हर एक जॉ में इतने सारे टीथ होते हैं। ठीक है। जो फ्रंट टीथ होते हैं उन्हें इंसाइजर्स कहते हैं, जो कि बाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैनाइन्स जो होते हैं वो शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, जो कि फूड को टीयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर कैनाइन्स के पीछे प्री मोलर्स होते हैं, और मोलर्स होते हैं जो कि फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये इंसाइजर्स 4 होते हैं, कैनाइन्स 2 होते हैं, प्री मोलर्स 4 होते हैं और मोलर्स 6 होते हैं। आप लोग पिक्चर के थ्रू भी इजीली समझ लीजिए क्या है मोलर्स, प्री मोलर्स और कैनाइन्स, और फिर है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स आप देख रहे हैं सामने के हैं। ठीक है ना। 4 इंसाइजर्स हैं, एरो के थ्रू भी आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। 4 इंसाइजर्स हैं, 2 कैनाइन्स हैं इंसाइजर्स के बगल में ही। ठीक है ना। फिर कैनाइन्स के बगल में क्या? 4 प्री मोलर्स हैं। ठीक है। फिर प्री मोलर्स के ही बगल में मोलर्स हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, मतलब टोटल 6 मोलर्स हैं। ठीक है। तो ये पूरे हमारे टीथ के टाइप होते हैं, जो कि हमारे हर एक जॉ में इतने टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अब। यस, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ह्यूमंस में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं पूरे लाइफ टाइम। ठीक है। द फर्स्ट सेट इरप्ट्स व्हेन वी आर बेबीज, जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, या फिर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के टीथ जो है वो टूटते हैं, उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ लास्ट अंटिल वी आर अबाउट 8 ईयर्स ओल्ड, और वो 8 ईयर्स तक ही रहते हैं। 8 ईयर्स तक सारे दांत वगैरह जो होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो टूट चुके होते हैं। फिर देयर आर 20 मिल्क टीथ, 20 टोटल 20 मिल्क टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉ। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड सेट ऑफ टीथ, और वही मिल्क टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? परमानेंट टीथ से। और परमानेंट सेट जो होता है, परमानेंट टीथ का जो सेट होता है वो 32 होता है। ठीक है। 32 टीथ होते हैं, 16 इन ईच जॉ। ठीक है। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ये 2 सेट होते हैं ह्यूमंस की पूरी लाइफ टाइम में। मिल्क टीथ जो है वो 8 ईयर्स तक रहता है, जो कि उसके बाद फिर परमानेंट टीथ उसे रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मिल्क टीथ में कितने टीथ होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए 20 टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉ। फिर परमानेंट टीथ अगर पूछे जाएं तो 32 होते हैं, 16 इन ईच जॉ। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं कि इन टीथ्स की हम लोग कैसे देखभाल करेंगे। केयर ऑफ टीथ, ये भी बहुत ज़रूरी है।
The care of teeth is very important in our daily life. Obviously, when we eat food, small bites of it get stuck between our teeth. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला कर लेना चाहिए, गागल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हम कुछ जो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे टीथ में स्टक हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे माउथ में बनाएंगे और उससे टूथ डीके होने का खतरा रहता है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रश योर टीथ थॉरोली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे फॉर 2 मिनट्स ईच टाइम। हमें थॉरली, अच्छे से, एक तरीके से बोला जाए थॉरली, अच्छे से हमें ब्रश करना चाहिए 2 टाइम्स और एटलीस्ट 2 मिनट्स तक तो हमें साफ करना ही करना चाहिए। ठीक है। बच्चों को स्पेशली जो टॉफ़ी, चॉकलेट, इतना सब चीज़ें खाते हैं जो कि दांतों में स्टक हो जाता है। ठीक है ना। यूज़ अ ड्राई ब्रिसल ब्रश। हमेशा ड्राई ब्रिस्टल का ब्रश यूज़ करना चाहिए और कोई भी ऐसे ही गंदा सा ब्रश नहीं, बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिसिटी से उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। फ्लॉस योर टीथ डेली, जैसे कि आप लोग सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, ये फ्लॉसिंग होती है, जैसे कि जो दांतों के बीच में चीज़ें फंस जाती हैं, फ्लॉसिंग करने से वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है ना। फिर लास्ट है लिमिट एसिडिक ड्रिंक्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि हमें ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, फ्रूट जूसेस जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, वो ना पीने पड़ें। क्योंकि क्या होता है, इन सभी में इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाते हैं। एक येलो कलर की लेयर इन पर चढ़ती चली जाती, जितना भी हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पीने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे टीथ के केयर के लिए। ठीक है। टूथ डीके से अगर हम अपने टीथ को बचाना चाहते हैं तो सभी को मैं यही कहूँगी, आप लोग अभी छोटे हैं तो आप लोग एटलीस्ट 2 बार तो ब्रश करिए ही करिए। ठीक है। एक बार रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद, और दिन में जब मॉर्निंग में हम लोग सुबह सुबह करते हैं तब तो सभी को, और अच्छे से एटलीस्ट 2 मिनट्स तक तो आप लोगों को ब्रश करना ही करना चाहिए। ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई, टीथ के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, डाइजेशन इन माउथ। अब सबसे पहले हम माउथ में डाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो माउथ में, द माउथ इज द बिगिनिंग, ऑब्वियसली माउथ ही तो बिगिनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ठीक है ना। और इसमें ब्रीदिंग और टॉकिंग, ये दोनों फंक्शंस होते हैं माउथ के। माउथ से ही हम ब्रीथ भी करते हैं, सांस वगैरह ले, ब्रीदिंग मतलब सांस, हम प्रॉपर सांस नहीं लेते हैं लेकिन हाँ कह सकते हैं, है ना। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑर्गन्स में पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। टीथ ब्रेक द फूड। अब टीथ से जब हम लोग च्यू करते हैं फूड को तो ब्रेक हो जाता है फूड हमारा। ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम कौन सा, क्या प्रोसेस होती है, उसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। द च्यूड फूड इज मिक्स विद सलाइवा। जो चबा हुआ हमारा भोजन होता है, जो चबा हुआ खाना होता है, वो सलाइवा से चारों तरफ मिल जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। ठीक है ना। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होती है, जो कि कौन सा एंजाइम कैरी करती है? सलाइवरी अमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक्स में या फिर कहीं लिख लीजिएगा। विच एक्ट्स ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन फूड एंड ब्रेक्स इनटू द सिंपलर शुगर्स। सिंपलर शुगर्स में उसे कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड एंड पुशेस इट इनटू द ईसोफेगस और द फूड पाइप। टंग जो है वो फूड को पुश करती है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप में, जो कि स्टमक तक पहुंचाता है। ठीक है ना। तो ये होता है, ये अगर हमें पूछा जाए कि डाइजेशन एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में ही सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, एंजाइम, जो कि हमारे जो फूड होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपल बनाने के लिए हेल्पफुल होता है सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और सलाइवा कहाँ से आती है?
है? सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से आती है, ठीक है ना? समझ में आ गया? सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? सलाइवा। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म। ठीक है ना? समझ में आ गया? इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। The tongue. The tongue is a muscular flap present in the floor of mouth cavity. tongue तो हम सभी जानते हैं एक muscular flap है जो हमारी mouth cavity में present होती है. It mixes food with saliva and pushes it so that we can swallow it. जो भी हम फूड माउथ में रखते हैं उसे च्यू करते हैं, सलाइवा से ये मिक्स कराती है, सलाइवा उस फूड के चारों तरफ लपेटती है, उसको मिक्स करती है और जिससे कि हमें उसे सोलो करने में ईजिली हम उसे सोलो कर पाएँ या निगल पाएँ ईजिली, ठीक है ना? फिर if you carefully observe your tongue you can see some tiny bumps on the surface. आपने कभी अपनी टंग को मतलब अच्छे से देखा हो, ध्यान से देखा हो, तो एक छोटे छोटे से टाइनी बम्प्स होते हैं उसके सरफेस पे, उसे हम लोग टेस्ट बर्ड कहते हैं. ऑब्वियसली हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो किससे टेस्ट करते हैं? टंग से ही तो करते हैं ना. तो टंग में हमारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बिटर, सोर, साल्टी एंड स्वीट, ये सारे टेस्ट हमारी टेस्ट टंग में प्रेजेंट होते हैं. आगे से हम लोग जो आगे वाला फ्रंट पोर्शन है उसमें क्या होता है? स्वीट होता है. फिर थोड़ी दूर पे सॉल्टी, सोर एंड बिटर. इस तरीके से हमारी पूरी टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. Esophagus. When a portion of food is chewed, the tongue help in rolling out and pushing it to the pharynx. From pharynx, food passes to long tubular esophagus that runs along the neck and chest. No digestion takes place here. The food is gently squeezed downward into the stomach by the rhythmic movements is called peristalsis and occurs throughout the alimentary canal. ठीक है. अब चलिए ये क्या होता है, माउथ में क्या हुआ, फूड च्यू हो गया, ठीक है ना, टंग की हेल्प से वो रोलिंग आउट होते होते वो पूरा ईसोफेगस में आ जाता है. ईसोफेगस जो है वो एक आप देख रहे हैं फूड पाइप होता है, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, और ये स्टमक से जुड़ा हुआ होता है. ईसोफेगस से फूड जो है वो स्टमक तक पहुंचता है. ठीक है. ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. ठीक है. और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है फूड का, जिसकी वजह से फूड जो है वो मूव कर पाता है, और इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है. ठीक है. ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिससे कि फूड जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन या लोकेशन चेंज कर पाता है. अदरवाइज अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा तो फूड एक ही जगह स्टक रह जाएगा. ठीक है ना. इसीलिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होता रहता है. और ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है. ये सिर्फ एक रास्ता है माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाने का. ठीक है. ये एक फूड पाइप है, सिर्फ एक जरिया है फूड को कहाँ से कहाँ तक ले जाने के लिए. कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? माउथ टू स्टमक. ठीक है. अगर पूछा जाए ईसोफेगस कनेक्ट्स का फूड फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो आप बता सकते हैं कि माउथ टू स्टमक. ठीक है ना. चलिए अब हमने ईसोफेगस का बारे में पढ़ लिया है. अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में कि अब स्टमक में फूड का क्या होता है. स्टमक इज़ अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्टमक जो है आप लोग देख रहे होंगे जे शेप, एक जे शेप का बैग स्ट्रक्चर बना होता है, उसी की तरह दिखाई देता है. इट रिसीव्स फूड, और ये ईसोफेगस से फूड को रिसीव करता है. ठीक है. और ये कहाँ पर ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ओपन होता है. ठीक है. द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस. स्टमक क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्यों होता है हमारे स्टमक में, क्यों सिक्रीट होता है? जिससे कि जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, पहले से ही जो प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको किल कर सके. ठीक है. और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर सके फॉर इफेक्टिव डाइजेशन. एक इफेक्टिव डाइजेशन को प्रोवाइड करने के लिए ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड
करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही यूज़फुल एक तरीके से एसिड है हमारे स्टमक में। अगर ये सिक्रीट नहीं होगा तो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको किल करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर इफेक्टिव डाइजेशन, ठीक है ना। स्टमक के बारे में क्लियर हो गया है अब आप लोगों को। स्टमक जो है वो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये है हमारा लिवर। लिवर में क्या होता है? लिवर सिक्रीट क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। और कहाँ वो स्टोर्ड करता है? गैल ब्लैडर में। द पैनक्रियास सिक्रीट, पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है दैट चेंजेस स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर्स एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स कॉल्ड अमीनो एसिड। ये सारे कौन क्या चेंज कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या सिंपलर कंपाउंडेड कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन चेंज होकर क्या बन जाता है? अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है ना। लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि कहाँ स्टोर होता है? गैल ब्लैडर में। पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 1 मार्क्स में आपसे इजीली पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से जो फूड है वो कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। यहाँ पर वो जो लीवर और पैनक्रियाज ने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट किए थे, फूड उनसे मिक्स हो जाएगा। सम जूसेस आर सिक्रीटेड बाय द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ तरीके के जूसेस सिक्रीट करती हैं अदर फ्रॉम लीवर, जो कि लीवर से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड द पैनक्रियाज दैट इज जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टमक, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो बीच में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ऊपर वाली जो है वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होकर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये भी अभी हम लोग आगे की प्रोसेसेस में पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं ये तीनों स्टेप्स भी और ख़त्म करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जैसे कि मैंने बताया एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। वो क्या करती हैं? जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और थ्रू आउट द ब्लड की हेल्प से पूरे डिफरेंट पार्ट्स में, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचा देती हैं। फिर एसिमिलेशन में क्या होता है? जो बॉडी है वो उस डाइजेस्टेड फूड को, जो उसे ब्लड के थ्रू मिला है, उसे वो एसिमिलेट करती है, ठीक है, यूज़ करती है। किसके लिए? ग्रोथ और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। और ये फाइनल स्टेज कहलाती है, ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड इज नोन एज एसिमिलेशन। फिर लास्ट स्टेप इजेशन में क्या होता है? द अनडाइजेस्टेड फूड अलोंग विद वाटर मूव्स डाउन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो वाटर के साथ में, ठीक है, वो कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है फीसेस, जिसे हम फीसेस कहते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर इंटरवल के टाइम पर वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं फीसेस हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, ठीक है ना। तो ये होते हैं एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये तीनों स्टेप्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ये ह्यूमन के बारे में तो समझ में आ गया, अब एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो गाय और बुफैलोज़, काऊ बुफैलोज़ और गोट्स जो होते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? ये अपना फूड एक्चुअली ये पहले खा लेते हैं और
पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बाद में होता है, ठीक है। और जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो कि अपना फूड जो है वो अलग अलग 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, मतलब आधा स्टेप पहले कर लेते हैं, दूसरा स्टेप बाद में करते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनका डाइजेशन जो होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इसलिए हम इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर प्लांट ईटिंग एनिमल्स में ही होता है, जैसे कि काऊ, बुफैलोज, गोट, शीप वगैरह, ठीक है ना। तो क्या स्टेप्स होते हैं? द 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईटिंग ऑफ ruminants आर, द ruminants फर्स्ट ईट द फूड एंड regurgitates a semi digested food called cud। पहले तो ये क्या करते हैं, फूड जो है वो क्या करते हैं, खाते हैं और regurgitates करते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड को, जिसे हम लोग कड बोलते हैं। द ruminants देन ईट द कर्ड वेन एट रस्ट, यहाँ पे कार्ड लिख गया है, सॉरी, ठीक है। तो फिर उसको वो बाद में, उस प्रोसेस को हम रूमिनेटिंग कहते हैं। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो अपना कर्ड जो जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तब वो उसको यूज़ करते हैं, या तब वो उसको दोबारा से खाते हैं, तो इस प्रोसेस को कर्ड कहा, जब वो अपने कर्ड को सॉरी खाते हैं तब इस प्रोसेस को रूमिनेटिंग कहा जाता है, ठीक है ना। रूमिनेंट्स हैव स्पेशल स्टमक विद 4 चैम्बर्स, और इनका जो भी स्टमक होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, और ये स्पेशल किसी भी ऐसे एनिमल में ये चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ रूमिनेंट्स में होती है, ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं, पहला रूमेन, रेटिकुलम, थर्ड ओमैसम, फोर्थ ट्रू स्टमक। ये 4 चैम्बर होते हैं जो कि रूमिनेंट्स में ही पाए जाते हैं, किसी और एनिमल में नहीं पाए जाते। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल जो कि 2 स्टेप में अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को रूमिनेंट समझ में आ गया होगा, जैसे कि काउज, बुफैलोज, गोट्स, ये सारे प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैं, और ये अपना डाइजेशन या फिर फूड जो ये डाइजेस्ट करते हैं वो 2 स्टेप्स में करते हैं। ये पहले खा लेते हैं, फिर जब वो रेस्ट पे होते हैं तब उसे दोबारा से वो उस कड को खाते हैं, चबाते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेटिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। So this is all about today's class. We are signing out. You can also follow us on Instagram and Facebook for more interesting facts. Instagram पेज पे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी चलती रहती है, आप लोग उसे ज्वाइन करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग उसे आंसर करिए, आपकी जनरल नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव होएगी, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और जब तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो प्लीज़ घर पर ही रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। मास्क, जहाँ भी जाइए मास्क लगा कर जाइए, अन्यथा मैं तो यही कहूँगी कि मत निकलिए, बिल्कुल मत निकलिए घर के बाहर, ठीक है ना। चलिए लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर।